नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला, गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पार्ट 2 वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उससे देख ले। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यूरोपीय कंपनियों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से आते और धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल होते हैं। जिस समय यूरोप में व्यापारी होड़ लगी हुई थी, उस समय भारत में मुगल राजवंश का शासन चल रहा था। व्यापारी होड़ में सबसे ज़्यादा यूरोपीय शक्तियों में स्पेन और पुर्तगाली, जो दो देश थे, वो अक्सर अपने देशों के सभी नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि नए नए चीज़ की खोज करें, अन्वेषण करें, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने नई समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के तट पर पहुंचते हैं। भारत के तट पर देखें कि पुर्तगालियों ने धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। वास्को डी गामा व्यापार में 60 गुना वृद्धि मुनाफा कमाता है। व्यापार का मतलब ही होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। वास्को डी गामा के बाद एक एक करके बहुत सारे यूरोपीय व्यक्तियों ने, देशों ने भारत पर आकर व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पुर्तगालियों के विषय में पढ़े हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि कौन कौन यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आए और व्यापार करते करते राजनीतिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कायम किए। तो ये आप देख रहे होंगे PDEDF। पी का मतलब होता है पुर्तगाली, डी मतलब होता है डच, ई से होता है अंग्रेजी या इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और डी से होता है डेनिश, एफ से होता है फ्रेंच। तो हम लोग ये देखेंगे कि और स्वीडन भी आए थे। 1731 में स्वीडन यूरोपीय कंपनियां भी भारत में आई थी, लेकिन मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रोल जिन कंपनियों का था, उनमें एक पहला था पुर्तगाली, दूसरा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और तीसरा था फ्रेंच। तो हम लोग पुर्तगालियों के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे वास्को डी गामा आया, अल्बुकर्क आया, फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया, भारत में नियंत्रण करना शुरू कर दिए। फिर देखा देखी आपका आता है डच। डच ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डच जो आपका 1595-96 में आते हैं, उस व्यक्ति का नाम है कार्लिनेशियस हाउटमैन। और डच हॉलैंड के निवासी हैं, जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से ये जाना जाता है। इनका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के बाजार में प्रवेश कर जाना और व्यापार करना। डच जो आए थे आपका भारत के इस क्षेत्र से न होकर बल्कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में वह मसाला का व्यापार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में वो आकर आक्रमण करते हैं और मसूलीपट्टनम में 1605 में पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों ने इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए थे, लेकिन पुर्तगालियों को दबाते हुए डचों ने भारत से सूती कपड़े पर ज़्यादा जोर डाले थे और पुर्तगालियों को दबाकर बहुत सारे क्षेत्रों में अपना कोठियाँ स्थापित कर ली थी। इसके बाद देखते हैं कि डच कुछ ही क्षेत्रों पर सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कारण क्या है कि डच जो कंपनियां थी वो सरकारी कंपनी थी। आप जान सकते हैं कि सरकारी और निजी कंपनी में कितना फर्क हो सकता है। तो डच भारत से, एशिया से अधिक व्यापार करने में इंटरेस्ट नहीं जगाए, और जिसका परिणाम हुआ कि 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ।
अंग्रेज और डचों के बीच, और डच हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, और ई से ईस्ट और आई से इंडिया और सी से कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में 277 व्यापारियों ने एक संघ बनाया। संघ बनाने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति ली कि एशिया के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी जाए, और महारानी को समझाया भी गया व्यापारियों के द्वारा कि अगर एशिया में व्यापार करते हैं तो उसका लाभ कहीं न कहीं हमारे ब्रिटेन देश को भी होगा। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये उन्हें अधिकार दे देते हैं। कब देते हैं? 31 दिसंबर 1600 को यह अधिकार दे देते हैं कि जाइए आप व्यापार पूर्वी क्षेत्र में कर सकते हैं। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत के क्षेत्र में अकबर का शासन था। अकबर जो मुगल का महान शासक, ग्रेट अकबर भी कह सकते हैं, अकबर का शासन था। और लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को जेम्स प्रथम संभालता है और कंपनी के विकास के लिए वो योजना तरह तरह के बनाता है। इसी बीच में वो 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजता है दूत बनाकर। कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजता है दूत बनाकर। दूत का अर्थ आप लोग जानते होंगे, जब एक देश दूसरे देश से अपने संबंध को मजबूत करता है तो ये राजदूत के माध्यम से वो अपने संदेश को दूसरे देशों में भेजते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस कब भारत पहुंचा था? ये 1608 में भारत पहुंचा था। लेकिन उस समय जेम्स प्रथम को पता था कि भारत में अकबर महान का ही शासन है। लेकिन क्या हुआ था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र जहांगीर जो है भारत के शासन व्यवस्था को संभालता है। लेकिन जो शाही फरमान बनकर भेजा जाता है, शाही फरमान इनके द्वारा जो भेजा जाता है राजदूत के हाथों, वो शाही फरमान अकबर के नाम से आता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जेम्स प्रथम ने जो अपना दूत भेजा था कैप्टन हॉकिंस, वो फरमान किसके नाम से लेकर आया था? तो अकबर के नाम से फरमान लेकर आया था। लेकिन आया था किसके दरबार में? आया था जहांगीर के दरबार में। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर इतने सारे अंग्रेज अधिकारी थे तो कैप्टन हॉकिंस को ही भारत के राजदूत बनाकर क्यों भेजा गया? क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो था अरबी, तुर्की, फारसी भाषा का ज्ञाता था और अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करने में वो निपुण था। इसलिए अंग्रेजों ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजा जहांगीर के पास। जहांगीर के पास हॉकिंस ने एकदम सरल स्वभाव में तुर्की भाषा में कंपनी की विशेषता और उससे होने वाले सारे लाभ के बारे में बताया। इससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित हो गया। अब कैप्टन हॉकिंस को क्या करता है कि 400 की वो मनसब दे देता है। मनसब एक पोस्ट है, पद है, जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ होता है कुछ क्षेत्रों को रखिए और सेना के खर्च कीजिए, अर्थात उसका आर्थिक इनकम हो गया था। लेकिन क्या हॉकिंस का उद्देश्य यही था भारत में अपना अधिक से अधिक अपना लाभ कमाना? नहीं, कंपनी को लाभान्वित करना उसका उद्देश्य था। और उसने इससे संतुष्ट नहीं हुआ और जहांगीर को बोला कि आप सूरत में कोठी खोलने की अनुमति दे दीजिए, सूरत में। तो जहांगीर तो अनुमति दे दिया, लेकिन उस समय हम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में किनका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली का शासन था। तो यहाँ क्या पुर्तगाली स्वेच्छा से अंग्रेजों को कोठी खोलने की अनुमति देंगे? नहीं। तो इसके लिए अंग्रेज को पुर्तगालियों से संघर्ष करनी पड़ेगी। तो 1608 में जो ये कोठी
का नींव रखा गया वो यहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा और जाकर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, कब 1611 में मसूलीपट्टनम जो अब वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में मसूलीपट्टनम है, वहाँ अपने कोठी को स्थापित करते हैं। कब करते हैं? 1611 में मसूलीपट्टनम में ये कोठी क्या है आप जानते हैं? कोठी एक भंडारगार जिसको बोल सकते हैं, या वेयर हाउसेस बोल सकते हैं। वेयर हाउसेस अर्थात जो कंपनियां थी वो आसपास के क्षेत्रों से जो वस्तुओं को निर्यात करने के लिए इकट्ठा करती थी, वो वहीं उसी गोदाम में रखा जाता था। अर्थात ये कोठी एक प्रकार का गोदाम था जहां वस्तुओं का स्टॉक किया जाता था। इसको वेयर हाउसेस भी बोल सकते हैं। तो ये कोठी स्थापित किए कब किए? 1611 में। अब बात रहे कि उनकी इच्छा थी ये सूरत में, क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र था, यहाँ बंदरगाह काफ़ी फैला हुआ था, तो उनकी इच्छा थी कि यहाँ अर्थात सूरत में वो अपनी कोठी को खोले। तो इसके लिए पुर्तगाली राजी नहीं थे। तो जब कोई राजी नहीं होता तो इसके बीच में क्या करना होता है? दोनों के बीच संघर्ष होती है, और जो संघर्ष होती है उसे बोला जाता है स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध, ये सूरत में कोठी खोलने के लिए जो संघर्ष होता है किनके बीच? पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में संघर्ष होता है। और इस संघर्ष को बोला जाता है, कब होता है? 1612 में स्वाली बोला जाता है। स्वाली, कहीं स्वली कहीं स्वाली लिखा जाएगा। ये स्वाली का युद्ध होता है, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि पुर्तगाली पूर्ण रूप से अंग्रेज से हार जाते हैं। इस युद्ध में एक चीज़ और देखे होंगे, रेड ड्रैगन। ये क्या है? एक शिप है, क्योंकि आप देखे होंगे पुर्तगाली जल पर नियंत्रण कर लिए थे ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। ये सारे क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था। तो रेड ड्रैगन जो क्या था? शिप था। शिप तो ऐसे 4 इसमें था, लेकिन जिसका इम्पोर्टेंट रोल है ये है रेड ड्रैगन शिप, जो स्वाली के युद्ध में रोल अदा किया था। तो ये स्वाली का युद्ध हुआ 1612 में। अब सूरत में कोठी कब स्थापित हो जाता है? तो 1613 में। तो यहाँ प्रश्न आता है कि क्या अंग्रेज भारत में सबसे पहले कोठी कहाँ स्थापित किए थे? तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूरत में 1608 में कोठी खोले थे, लेकिन यहाँ काम रुक गया था, ये तैयार नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? पुर्तगालियों के विरोध करने के कारण तैयार नहीं हो पाया था। और ये 1611 में इसी बीच मसूलीपट्टनम में ये तैयार हो चुका था। तो यहाँ अगर पहला कोठी कहाँ खोले थे तो हो जाएगा सूरत, और दूसरा कहाँ हुआ? तो मसूलीपट्टनम। हाँ, तैयार कार्य करने योग्य जो कोठी हुआ वो हुआ सबसे पहले मसूलीपट्टनम, लेकिन खोला गया था सूरत में। इसके बाद हम लोग को देखना है कि इसी के बीच में फिर आता है एक राजदूत, और उस राजदूत का नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, कहीं थॉमस रो कहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा। ये आता है 1615 में। 1615 में आता है सर टॉमस रो। टॉमस लिखा हुआ रहेगा, अंग्रेजी नाम है इसलिए चलेगा। ये सर टॉमस रो 1615 में ये फिर दूत बनकर आता है। और ये किसके दरबार में आएगा आप समझ सकते हैं। 1615 में किनका शासन व्यवस्था था? तो जहांगीर के व्यवस्था था। जहांगीर के दरबार में ही आता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जहांगीर के दरबार में व्यापार में संधि करना, रियायतें लेनी। यानी जो आपको पता होगा कि पहले जितने भी यूरोपीय कंपनियां आए थे वो व्यापार करते थे भारत में, और इसके बदले भारतीयों को टैक्स देते थे, कर देते थे, जिससे भारत को भी लाभ होता था और यूरोपीय देशों को भी लाभ होता था। लेकिन धीरे धीरे इनकी मनोस्थिति, मनोदशा जो कहते हैं, गलत होते गई, और ये सोचे कि कैसे किया जाए कि हमको निःशुल्क भारत में व्यापार करने की मौका मिले और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। धीरे धीरे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कोठी स्थापित कर लिए थे। ये जब सर टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में, तो वहाँ वो कोशिश करता है कि हम निःशुल्क व्यापार करें, नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है कि
मद्रास में एक स्थानीय लोकल शासक होता है, उससे वो पट्टे पर जमीन ले लेता है। कब लेता है? 1639 में पट्टे पर जमीन, यानी जिसको लीज कहते हैं, पट्टे पर जमीन लेकर और यहाँ कोठी स्थापित कर लेता है। कोठी स्थापित करते करते वो क्या करता है कि इसका किलाबंदी करना शुरू कर देता है। कोठी स्थापित करते करते किलाबंदी करता है। कोठी छोटी बात है और किलेबंदी बड़ी बात। आप समझ सकते हैं, मेरे ही घर में और मेरे से रक्षा करने के लिए आपको पाबंदी करनी पड़े, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। यानी आप मेरे ही घर में रह के मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं। उसी तरह से जो अंग्रेज थे, कोठी तो स्थापित किए, ठीक है, ये इनका गोदाम है, वेयर हाउस है, लेकिन ये किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी बहुत बड़ी बात होती है। तो मद्रास में जो किलेबंदी की है और उस किला का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में स्थापित किया गया था। ये किलेबंदी मद्रास में स्थापित किया गया था। इसी के बीच आप गोलकुंडा आसपास के क्षेत्र है, जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का एक अंग है गोलकुंडा। वहाँ के शासक से क्या करता है कि 1632 में सुनहरा फरमान मिल जाता है। यानी वो बोल देता है कि आसपास के क्षेत्र में आप निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, आपसे किसी प्रकार की टैक्स नहीं ली जाएगी। लेकिन किस क्षेत्र में? सिर्फ इस क्षेत्र में वो आप निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, आपसे टैक्स नहीं ली जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि धीरे धीरे जब ये अंग्रेज यहाँ कोठी स्थापित करते हैं तो इनकी दृष्टि ये क्षेत्र बंगाल उड़ीसा में भी उनका क्षेत्र था। इनकी दृष्टि यहाँ पहुँचती कहाँ? कोलकाता के पास इनकी दृष्टि यहाँ पहुँचती है। और हुगली में वो क्या करते हैं कि अपना कोठी स्थापित करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस पे किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। और उस समय यहाँ का शासक होता है औरंगजेब। आप समझ सकते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था कि वो एक कट्टर इस्लामिक था और उसके रहते ये सब संभव नहीं था। जब औरंगजेब के पास यहाँ के व्यापारियों ने आकर शिकायत किए कि अंग्रेजों ने हुगली में अपना कोठी स्थापित कर दिया, अब किलेबंदी कर रहे हैं, तो अंग्रेज अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता है। तो अंग्रेज थोड़ा चलाक थे, बुद्धिमान थे, काम निकालना है तो उस समय वो माफ़ी मांग लेते हैं कि चलिए गलती हो गई, आगे अब ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अंग्रेज वापस लौट जाता है। इसी के बीच में क्या होता है कि कोलकाता शहर, यहाँ कोलकाता शहर बसाया जाता है। उस समय कलकत्ता इसको बोला जाता है, कलकत्ता। और ये शहर को बसाने का काम किसका है? जॉब चारनाक। ये कोलकाता शहर बसाता है जॉब चारनाक। और जो बंगाल में हुगली में जो किलेबंदी होती है, उस किलेबंदी का नाम है फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है ये। अब देखना है कि इसके बाद ये सुनहरा अवसर मिलने के बाद 1717 में आप जान सकते हैं कि उस समय उत्तरवर्ती मुगल चल रहा था। तो यहाँ भारत पे जो मुगल शासक था वो था फर्रुखशियर। इसको घृणित कायर भी बोला जाता है, फर्रुखशियर को घृणित कायर बोला जाता है। फर्रुखशियर एक को जानलेवा घातक फोड़े हुए थे, बीमारी हुई थी। और इस बीमारी को अंग्रेज जो अपने साथ आते थे, इनके टीम में योग्य डॉक्टर भी हुआ करते थे। और वो जो डॉक्टर था उसका नाम था विलियम हेमिल्टन जो डॉक्टर था, उसने इससे फोड़े फुंसी से निजात दिलाई थी। किसको? इसको दिलाई थी निजात, फर्रुखशियर को निजात दिलाई थी। अब फर्रुखशियर क्या क्या निजी स्वार्थ में, यानी हमारी तबीयत ठीक हो गई तो अंग्रेजों को पूरे भारत में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब समझ सकते हैं, निःशुल्क। इसके पहले तो अंग्रेज टैक्स चुकाते थे जिससे भारत को भी लाभ हो रहा था, लेकिन ये फर्रुखशियर के मूर्खताई के कारण, इसके मूर्खताई के कारण निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी गई कि पूरे जगह आप व्यापार कर सकते हैं। और जो अनुमति दी गई, फरमान दी गई, उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। ये अधिकार पत्र इसको मिल चुका था और उसके अंतर्गत जो आपको अधिकार दिया गया था, क्या दिया गया था कि बंगाल में 3000 रुपये, सोच लीजिए, बंगाल कामधेनु था,
कामधेनु क्षेत्र था। जितना आप वहाँ से धन संपदा को ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन फर्रुखसियर ने क्या किया कि 3000 वार्षिक कर पर पूरे अंग्रेज को सौंप दिया। दूसरा क्या था कि 10,000 वार्षिक कर दे दो और पूरा सूरत, जो सूरत में कोठी लगाने की होड़ हुई थी, सूरत पर आप शासन कर सकते हो, सूरत को दे दिया। फिर है बम्बई जो था, बम्बई जहाँ इन लोग कोठी स्थापित किए थे, इसके पहले पुर्तगालियों का नियंत्रण था, बाद में पुर्तगाली ने दिए। बम्बई में टकसाल खुले हुए थे, टकसाल सिक्के ढालने का कारखाना। तो जो अंग्रेज सिक्के ढालते थे उस सिक्कों को भी बोल दिया गया कि पूरे भारत में ये सिक्के चलेंगे। सिक्के चलना मैंने समझ सकते हैं, एक मुहावरा है, धाक चलना। सिक्के चलना एक मुहावरा है, धाक चलना यानी अंग्रेजों का अब धाक हो गया पूरे भारत में। तो ये 3 पॉइंट दिया गया था कब, 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जो अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा दी गई थी उसके तहत ये अधिकार दिया गया था। इसी धीरे धीरे अंग्रेज अपना राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाते गए। इसी बीच 1739 में हम सब पढ़े भी हैं पीछे कि 1739 में नादिर शाह आता है और भारत पर वो आक्रमण करता है। 1739 में बहुत सारे चीज़ को लेके भी चला जाता है। अब अंग्रेज क्या है, अंग्रेज तो यहाँ धाक कहिए उसको मौका की तलाश कर रहे हैं कि कब मौका मिले कि भारतीय पे हम आक्रमण करें, चढ़ाई करें। 1739 के परिणाम को जब अंग्रेज देखते हैं तो उनको लगता है कि भारतीय शासकों में बहुत सारी कमजोरी है, हम चाहेंगे तो यहाँ के शासकों को आपस में ही लड़ाकर राज्य कर सकते हैं। और वो कमजोरी को वो जान गए, जो शासकों के बीच में कमजोरी थी उसको वो भाप गए। एक और पॉइंट है, ये जो भारत में आप मुंबई को बता रहे हैं, मुंबई ये पुर्तगालियों का क्षेत्र था मुंबई। तो जब पुर्तगाली राजकुमारी का शादी हो रहा था, कैथरीन का, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इसका जब शादी हो रहा था किससे, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से शादी हो रहा था। तो उसने बम्बई को 1661 में क्या कर दिया था, दहेज के रूप में दे दिया था। आप लोग को पता होगा कि जिस समय भारत 1947 में स्वतंत्र भी हुआ था उस समय भी बम्बई जो था भारत का अंग नहीं बना हुआ था, बल्कि 1962 में बम्बई को भारत के क्षेत्र में मिलाया गया है। इसके लिए यहाँ भारतीय सैनिक जाके आक्रमण किए बम्बई में, क्योंकि ये अभी सोचने वाली बात है कि यूरोपियन, अरे पुर्तगाली देश मेरा है, क्षेत्र मेरा है और पुर्तगाली मेरे देश को दे रहे हैं, किसको, ब्रिटेन को। और ये 10 पाउंड पर वार्षिक पाउंड दिया गया था, 10 पाउंड पर इसको दिया गया। इस तरह से देखते देखते अंग्रेज 1757 में जो प्लासी का युद्ध देखे होंगे, सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच में क्लाइव जो था उस नेतृत्व करता है, इसके बीच में अंग्रेज धीरे धीरे भारत के राजनीतिक सत्ता पर कायम हो गए। और यहाँ 1765 में बक्सर युद्ध के बाद दीवानी प्राप्त कर लिए। दीवानी का मतलब है कर वसूल करने वाला, और तो जिसके पास पैसा होता है निश्चित रूप से वो पैर जमा लिए थे और उनको पता था फूट डालो और शासन करो, और वो उसी तरह से करते हुए भारत पर राज्य किए। आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।